तो कल जो है वो हम लिपिड कंप्लीट कर चुके थे और आज जो है वो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो चैप्टर 2 का ही है और उसका नाम है प्रोटीन। ऐसा था। इस तरह से हम जो है वो क्या करेंगे, प्रोटीन को स्टडी करेंगे कि व्हाट आर प्रोटीन। तो प्रोटीन वही होती है जिसको लहमियात भी कहते हैं, उर्दू में लहमियात। वैसे उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है लहमियात, अरबी का लफ्ज़ है। लहम का मतलब होता है, लहम का मतलब होता है गोश्त। सही या नहीं? तो इस तरीके से जो गोश्त वाली चीजें होती हैं वो होती हैं प्रोटीन। हम गोश्त वाली चीजों को ही प्रोटीन इसलिए नहीं कहते कि शायद आपको पता है प्लांट में भी प्रोटीन होती हैं। और जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें फर्क जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन्स का जो फर्क है वो है असल में अमाइनो एसिड का। जिस तरीके से कहते हैं कि जो वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो दरअसल जो वॉल होती है वो बनी होती है ब्लॉक्स की या ईंटों की, ब्रिक्स की, यस सर, ब्लॉक्स की यानी ईंटों की। इसी तरीके बिल्कुल। से आपको पता है कि हमारी बॉडी भी बनी हुई है किसी चीज की और वो है सेल। और सेल जो हैं उनका जो बेसिक यूनिट है यानी वो किस चीज के बने हुए हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन सबसे ज्यादा हैं और बाकी सारी चीजें जो हैं उसमें कम है। तो इस वजह से अगर हम जो है देखें कि प्रोटीन जो होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं। प्रोटीन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन और कभी कभी फॉस्फोरस भी होता है। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होता ही होता है। और इसी तरीके से इनका जो बेसिक यूनिट है वो है अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स के दरमियान अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और इनके दरमियान कुछ बॉन्ड्स होते हैं और इनके बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, जिसमें हमने लिपिड में पढ़ा कि इसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एक्चुअली जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 टाइप की हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी वो होती हैं जिसमें अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन होती है। सेकेंडरी वो होती हैं जिसमें स्पाइरल चेन होती है। टर्शरी वो होती हैं जिसमें कॉइल्ड चेन होती है और क्वाटरनरी वो होती हैं जिसमें 4 कॉइल्ड चेन होती है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मिल्क में, ये जो प्रोटीन्स होती है वो मिल्क में होती है, हमारे नेल्स में होती है, हेयर में होती है, फेदर्स में होती है, जो एनिमल के क्लॉज होते हैं उनमें होती है और इसी तरीके से मीट में होती है, यानी गोश्त वगैरह में भी होती है। इस तरीके से कहते हैं कि इंसानों की में जो है वो 10,000 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये जो अब तक डिस्कवर की गई हैं। तो ये तो एक छोटा सा रिव्यू है प्रोटीन्स के मुतालिक। अब अगर हम इसे डिटेल से पढ़ें कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो दरअसल कहते हैं जो प्रोटीन का नाम है वो किसने रखा था। जैसे बच्चों के नाम उनके पेरेंट्स रखते हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स ने रखा हो। प्रोटीन का लफ्ज जो है वो दरअसल एक ग्रीक, जीके का मतलब होता है ग्रीक, प्रोट्स यानी फर्स्ट इन द रैंक से लिया गया है, फर्स्ट इन द रैंक। तो जिसका रैंक सबसे पहला होता है इसलिए कि ये सबसे पहले स्टडी किए गए, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्या, इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्रोटीन्स। राइट या नहीं? कहते हैं कि जो नाम था वो किसने रखा, ये कहते हैं ये नाम जो है उनके पेरेंट्स ने रखा। ये एक साइंटिस्ट था, जो नेम ऑफ द प्रोटीन है वो सजेस्ट किया था बर्जीलस ने। कब? 1838। बर्जीलस को आप जानते होंगे, ये बर्जीलस की तस्वीर है कि बर्जिलस को आप जानते होंगे, इसी ने ही दरअसल जो एटम के मुख्तलिफ सिंबल थे कि हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, फॉस्फोरस के लिए P, ये इसने ही सजेस्ट किए थे। इसका नाम है बर्जिलस। और इसी तरीके से कहते हैं कि क्यों प्रोटीन इंपॉर्टेंस हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस एक डच केमिस्ट ने बताई थी। डच से कहते हैं जिसका ताल्लुक हॉलैंड से होता है और केमिस्ट से कहते हैं जो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होता है, उसका नाम है G.J. मल्डर। G.J. मल्डर 1883 में इसने इंपॉर्टेंस बताई कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें ईयर देखें तो ये 38 है और ये 83 है, ये 38 है, 83 है। क्या ऐसा ही हो रहा है या नहीं? यस सर। तो दरअसल कहते हैं बर्जीलस के मुतालिक हमारी बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए
ये बात मालूम करने की कोशिश करें कि ये कौन था। तो इसके बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये कि ब्राज़ीलिस जो है वो 10 जुलाई 1838 को उसने डिस्कवर किया था क्या, प्रोटीन को। असल में उसने ये बात मालूम की थी कि कुछ ऑक्सीडाइज्ड बेसिक रेडिकल हैं जो ब्लड के सीरम में, उसकी क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिन में, एग की सफ़ेदी यानी एल्बुमिन में, और इस तरीके से हड्डियों के जेलेटिन में पाई जाती है। और उसके साथ साथ उसमें सल्फर और फास्फोरस भी शामिल होता है। तो इस तरीके से उनका नाम रखा गया बर्जीलियस ने प्रोटीन। और इसकी इंपॉर्टेंस किसने बताई थी? मल्डर ने। मल्डर जीजे, जीजे से क्या बनता है? जीजे, जीजे से बनता है ग्रेडस जॉन्स मर्लर। एक डच था, डच का मतलब होता है कि इसका ताल्लुक जो है वो हॉलैंड से था। ये दरअसल कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन केमिस्ट्री। और ये उसकी तस्वीर है इसकी, मल्डर की। हमारी बुक में इसमें एक आर भी लिखा हुआ है, तो दरअसल कहते हैं कि ये आर सही नहीं है जो इसके नाम में है। ये पैदा हुआ था 1802 में और ये नीदरलैंड में पैदा हुआ था। और 1880 में इसका इंतकाल हुआ था नीदरलैंड यानी हॉलैंड में ही। हॉलैंड, हॉलैंड सर के ये लोगों चीज को। इंफॉर्मेशन के लिए है ना, याद तो नहीं करनी? नहीं, ये याद करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मालूमात के लिए है। लेकिन ये बात तो हमारी बुक में लिखी हुई है कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है मल्डर ने बताई थी, और ये कि इसका नाम ब्राजीलियस ने रखा था। ये दो बातें और उनके ठीक है। ईयर, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ओके। इसलिए कि ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। अगर ये भी हमारी बुक में नहीं लिखा होता तो हमें ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर जी, ये जी, तो 1880 को इंतकाल हुआ था सर जी, लेकिन इम्पोर्टेंस तो इसने 1883 को बताया थे सर जी, ये कैसे? ठीक है ना? सर जी वो बोल रहे हैं 1880 को सर। तो ये। असल में शायद आपको ये भी ना पता हो कि शायद आप जो देखें फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा जोलॉजी का, उसमें ये बात लिखी गई है कि जब पेंसिलिन डिस्कवर हुई थी तो पेंसिलिन के की वजह से साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन वो 1 साल 2 साल या 3 साल नहीं, पूरे 10 साल के बाद दिया गया था। 10 साल। और शायद आपको पता है गालिब के मुतालिक कि गालिब को जो है वो भी लोगों ने उसके मरने के बाद रिकग्नाइज किया था कि वो इतना बड़ा शायर था। और गालिब को जब वो जिंदा था तो कोई इसको पूछता ही नहीं था, वो कहता भाई इसकी शायरी क्या है, ये तो समझ ही नहीं आती। फिर दरअसल कहते हैं कि दरअसल एक जे शायर, उनका नाम था अब्दुल्ला के नाम से, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि इस शेर का ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है। उन्होंने एक एक शेर के इतने इतने मतलब बताए अपनी तरफ से इजाद करके, कि बाद के लोगों को फिर इनकी अहमियत का पता चला कि ओ अच्छा ये तो बड़ा अहम आदमी था। सही है। तो इस तरीके से आपको पता है कि हमारी कौम के बारे में भी कहा जाता है कि हम लोग मुर्दा परस्त हैं। मुर्दा परस्त का मतलब होता है कि उसकी अहमियत उस वक्त पता चलती है हमें जब इंसान मर जाता है, ऐसे और जब तक जिंदा वो मुर्गी जिंदा डेढ़ रहता है। सौ रुपये और मुर्दा 250 रुपये। इसलिए आपने हाथी के बारे में भी सुना होगा कि कहते हैं हाथी जब जिंदा होता है तो लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। बहुत सारी, कहने यस। का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों की जो रिकग्निशन होती है वो उनको देर से मिलती है। यानी वो चीज़ उन्होंने पहले बताई हुई होती है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उसको बाद में मानते हैं, यानी बाद में तस्लीम करते हैं कि वो अच्छा इसने ये बात बताई थी। जिस तरीके से हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे मेंडल्स के मुतालिक। इसके मुतालिक मेंडल, मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हो सकता है आपने ये बात सुनी हो, तो उसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जी सर। और आपको पता है, आपको ये बात बाद में पता चलेगी कि उसके ज़माने में जब तक वो ज़िंदा था जीन डिस्कवर ही नहीं हुआ था, जिसका उसे हम कहते हैं फादर, जिसका हम उसे कहते हैं फादर, वो चीज़ तो डिस्कवर ही नहीं हुई थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये सब कुछ जो है वो दरअसल एक, ये सारा कुछ जो है, उसने ये कहा कि ये सब कुछ एक फैक्टर की वजह से हो रहा है। बाद में पता चला कि एक्चुअली जो वो फैक्टर था वो जीन्स थे। तो इस तरीके से बहुत सारी, कहने की बात यह है कि हिस्ट्री में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक जो है वो पहले कंफर्मेशन नहीं होती है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट पे वर्कआउट करते हैं। डार्विन्स की जो थ्योरी है हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि डार्विन्स के ज़माने में जब वो ये काम कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो रिकग्निशन लोगों को उसकी नहीं मिली थी कि वाकई इसने कोई काम की बात की है, बल्कि लोगों ने कहा ओ ये तो ऐसे ही है।
जब वेलेस ने उसके ऊपर काम किया, उसके बाद उसके बारे में लोगों को पता चला कि ओ अच्छा ये भी कोई चीज़ है। राइट या नहीं? यस सर। बिल्कुल। तो ये आपको मर्डर के मुतालिक और बर्जिलिस के मुतालिक पता चला कि बर्जिलिस ने, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बर्जिलिस जो है ये वो बात है जो हमारी बुक में लिखी हुई है। ये क्या सही। है वो बात जो हमारी बुक में लिखी है? क्या ये शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? हो यस रही है सर, हो सर। रही। सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो बातें जो ये लिखी हुई हैं, बस ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन को जो है उसके नाम बर्जिलस ने 1838 में ईयर के साथ हमारी बुक में लिखा हुआ है। 1838 में इसको जो है सजेस्ट किया था और उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जे मर्डलर ने बताई थी 1883 में। सर राइट जी। सर ये जो डच केमिस्ट है जी जे मर्डर, इसमें बुक में तो आर भी आ रहा है, तो जी बुक के हिसाब से तो मर्डर लिखेंगे ना? जी, अगर अब वो आप लिखेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगर बर्जिलस के मुतालिक कुछ जानना हो तो इसका नाम बैरन जॉन जैकब बर्जिलस था और ये स्वीडिश था। स्वीडिश से कहते हैं जो स्वीडन के रहने वाले होते हैं, और ये भी इत्तेफाक से केमिस्ट था, केमिस्ट। और जैसे कहते हैं कि रॉबर्ट बॉयल, आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तो पढ़े होंगे, जॉन डॉल्टन जिसने एटम का नाम रखा था, एंटनी लेवॉइजर जिसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, इन तीनों के साथ मिलकर मॉडर्न केमिस्ट्री की इसने बुनियाद रखी थी। और जैसे कहते हैं जो स्वीडन की एक बाकायदा रॉयल सोसाइटी है जिसे कहते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, उससे उसने 1808 में ज्वाइन किया था। ये पैदा हुआ था 1779 में और इसकी डेथ हुई थी, ये पैदा भी स्वीडन में हुआ था और 1884 को इसकी डेथ भी स्वीडन में ही हुई थी। सही या नहीं? सही। सर। और यहाँ पर भी देखें ये 1848 में, जबकि हमने पढ़ा 1883, वहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई इंपॉर्टेंस किसने बताई थी? मिडलर ने। और इसके बाद नाम किसने रखा था? बर्जिलियस ने नाम रखा था। बर्जिलियस ने 1838 में नाम रखा था और उसके 10 साल के बाद ये मर गया था। 48, 38, 48 ऐसे ही है या नहीं? यस सर। बास चीज़ों की रिकग्निशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब ये वो लाइन है जो हमारी नोट्स में है और जो हमें एग्जाम के लिए याद करनी है। सबसे पहले कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक किसे कहते हैं जिनमें कार्बन होता है, जो मोस्ट एबेंडेंट है। अब मोस्ट एबेंडेंट का मतलब होता है ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये बात कि ये बर्जीलियस ने इनका नाम सजेस्ट किया था। और दरअसल कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल है। और इसी तरीके से अगर हम टेबल में देखें तो लिखा हुआ है कि ये 18% जो है मेमेलियन सेल में और 15% बैक्टीरियल सेल में होते हैं। कितने में? बैक्टीरियल सेल में 15% प्रोटीन और मेमेलियन सेल में 18% प्रोटीन। तो ये वो फिगर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसलिए कि जैसे कहते हैं, मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया था कि टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी ना किसी रेफरेंस से एग्जाम में आता ही रहता है। एक ये तो क्वेश्चन आपने है बताया था। रीजन। वो रीजन ये है कि बैक्टीरियल सेल कंटेन 15% प्रोटीन। बैक्टीरियल सेल में जैसे ये यहाँ पे है कि 15% प्रोटीन होती है। हाउ इट बिकम्स 50% ऑफ द ड्राई वेट? ये ड्राई वेट का 50% कैसे हो गई? सर आई नो। 70% वाटर होता है। जी, इसलिए कि सेल में 70% वाटर होता है। अगर 70% वाटर होता है तो बाकी सारी चीजें कितनी होती हैं? बाकी सारी चीजें 30% होती हैं। अगर सिर्फ ड्राई वेट का मतलब होता है पानी को निकाल के, ड्राई का मतलब होता है खुश्क वेट, सेल का सारा पानी निकाल दें तो सेल का पानी निकालने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर उसके सारे पानी को रिमूव कर दें तो सेल ड्राई हो जाएगा। और जब सेल ड्राई हो जाएगा तो उसका वजन सिर्फ 30% रह जाएगा। अगर हमारे पास 100 ग्राम सेल हो तो ड्राई करने के बाद 30 ग्राम सेल रह जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पूछते हैं कि अगर हमारे पास 10 ग्राम सेल हो,
अगर हमारे पास 10 ग्राम के सेल हों, ड्राई करने के बाद कितने ग्राम रह जाएगा? ड्राई करने के बाद कितने ग्राम बाकी रह जाएंगे? 3 gram. 3 3 ग्राम। ग्राम। 3 ग्राम, राइट। जिसने भी बताया ये 3 ग्राम द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सा मैथ्स है। तो अगर हम कहते हैं कि बाकी रह गया 30, तो 30 का हाफ कितना होता है? 15। 15 हाफ ही को हम 50% कहते हैं। 50% का मतलब है आधा। 50% का मतलब होता है आधा। तो चूंकि ये 15 जो है ये वाटर के साथ है, और अगर पानी निकाल दिया जाए तो फिर ये 50% रह जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 50% है, और बाकी सारी चीजें मिला के यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, सब के सब बकिया 50%। राइट या नहीं? इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में प्रोटीन सबसे ज्यादा सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा सेल में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन बने हुए किस चीज के होते हैं? प्लास्टिक के या लोहे के। तो हमें ये पता चलता है, ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन से एटम मौजूद हैं। तो दरअसल ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें होते हैं, इसमें कार्बन अमाइनो जरूर होता है, इसमें हाइड्रोजन जरूर होता है, इसमें ऑक्सीजन जरूर होता है, इसमें नाइट्रोजन जरूर होता है। यानी ये 4 चीजें तो इसमें होती ही होती हैं। क्या क्या चीजें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो कार्बोहाइड्रेट थे। कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और उसके बाद हमने लिपिड पढ़ा था कि लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ये हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ये 3 जो हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सब में होते हैं। किस में भी होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, ये प्रोटीन में भी होते हैं, ये लिपिड्स में भी होते हैं। इसलिए आपको पता है जब एमसीक्यू में एग्जाम में आता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन, और आंसर लिखो होता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा? all of these All of these. ऑल ऑफ दीज होता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें कि लिखा जाए कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, और फिर ये ऑप्शन हो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। नाइट्रोजन इज protein प्रेजेंट इन, लिपिड, Protein. प्रोटीन, Protein. कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन होते कहाँ हैं? किस चीज़ों में प्रोटीन होता है? प्रोटीन हमारे नेल यानी हमारे नाखून में होता है, हमारे हेयर्स यानी हमारे बालों में होता है, हमारे स्किन यानी हमारी जल्द भी प्रोटीन की बनी हुई है, अंडे में भी प्रोटीन होता है, मीट यानी गोश्त भी प्रोटीन है, मछली भी प्रोटीन है, मिल्क यानी दूध में भी प्रोटीन है। हमने इसी चैप्टर में नहीं बल्कि चैप्टर 12 में पढ़ा था कि मिल्क की प्रोटीन का नाम क्या है? मिल्क की Carcinogen. प्रोटीन कैसिनोजेन। Carcinogen. और पल्सेस किसे कहते हैं? पल्सेस। एक स्टूडेंट ने दालें। मुझे बताया कि नर्व्स को पल्स कहते हैं। 2 लोगों दालें। की नर्व्स एक साथ देखें तो पल्सेस। तो दालों को कहते हैं, दालों में भी प्रोटीन होती है। यूनिट ऑफ प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन किस चीज की बनी होती है? तो प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। इसलिए हम ये कहते हैं ये इनका बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है जिसकी वो बनी हुई है। और कहते हैं एग्जाम्पल भी होनी चाहिए प्रोटीन की। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है उसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ये भी एग्जाम में रीजन में आता है कि व्हाई वी कंसीडर ग्लाइसिन एज द सिंपलेस्ट। हम ग्लाइसिन जो कि एक अमाइनो एसिड का नाम है, इसको सिंपलेस्ट क्यों कहते हैं? इसका आंसर मैं भी आपको बताऊंगा कि हम इसे सिंपलेस्ट क्यों कहते हैं। मैं आपको इसका भी बताऊंगा कि इसका नाम अमाइनो एसिड क्यों है। और इसी तरीके से ये जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जो छोटे होते हैं उनको माइक्रो कहते हैं। ये भी बड़े मॉलिक्यूल हैं। बड़े मॉलिक्यूल का मतलब है इसके अंदर बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे ऑक्सीजन, बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं। सही या नहीं? तो पहली बात सही। ये है कि ये पॉलीमर्स हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनको हम पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर वो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं,
ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। मोनोमर स्मॉल यूनिट को कहते हैं। एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में ये पूछते हैं कि इफ प्रोटीन इज पॉलीमर, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? इफ प्रोटीन इज अ पॉलीमर, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? कि अगर प्रोटीन अमाइनो पॉलीमर एसिड। है तो इसका मोनोमर क्या है? तो इसके मोनोमर यानी इसके यूनिट अमाइनो एसिड है, इसके यूनिट अमाइनो एसिड्स हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ प्रोटीन या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक यानी जिसके वो बने हुए हैं, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड क्या चीज होती हैं। तो हमें ये बात सिर्फ पता चली है कि बर्जिलस ने जो है वो प्रोटीन को नाम दिया और मर्डल ने इसके बारे में इसकी इंपॉर्टेंस बताई, और इस तरीके से ये 15% बैक्टीरियल और 18% मेमिलियन सेल में होता है, और ये 50% ऑफ द ड्राई वेट होता है। और दरअसल प्रोटीन ऐसे कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, वैसे समटाइम्स सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। और इसी तरीके से हमारे हेयर में, नेल्स में, एग्स में, स्किन में, फिश में, मीट में, पल्सेस में पाए जाते हैं। और प्रोटीन्स जो होते हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? असल में अमाइनो एसिड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं इसमें अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? तो देखिए ये जर्नल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला ये होता है NH2CHR COOH। तो दरअसल कहते हैं इसमें ये जो NH2 है ये अमाइनो ग्रुप है, और COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसमें C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, OR जो है ये हर अमाइनो एसिड में चेंज होता है। R चेंज होने से अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। ये चेंज होने से अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। क्या चेंज होने से अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है? और R चेंज होने से। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि NH2 क्या है? ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसको अमाइनो कहते हैं। एसिड इसलिए कहते हैं कि जो COOH है ये कार्बो ऑक्सिलिक का फॉर्मूला है, COOH। C इसके साथ एक O, दूसरा O और H, ये होता है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बो ऑक्सिलिक, जो कि एसिडिक ग्रुप होता है। क्योंकि इसमें कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है, इसमें अमाइनो होता है, इसलिए इसको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सही। तो प्रोटीन जो हैं वो एक छोटे से सर ये बिल्डिंग ब्लॉक, अमाइनो ग्रुप का मतलब सिर्फ ये फार्मूला है NH2। NH2H ही, और कार्बोक्सिलिक का ग्रुप COOH है, ठीक COOH। ठीक है जी। सही है या नहीं? अगर देखा जाए, शायद आपको पता होगा, थोड़ी बहुत आपको केमिस्ट्री आती हो, कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है यानी उसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन, ऑक्सीजन की कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की 2 होती है। ऑक्सीजन की 2 होती है। अमाइनो एसिड होता क्या है अभी आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट आर अमाइनो एसिड। तो दरअसल कहते हैं कि ओ, और इस तरीके से अगर हम देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N, उसकी वैलेंसी 3 होती है। 3 का मतलब होता है कि वो 3 चीज़ों के साथ ज्वाइन कर सकता है। और इस तरीके से जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है। इस तरीके से देखिए गिनती पूरी हो गई, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4। जब भी हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये NH2 लिखा हुआ है। तो NH2 का मतलब होता है एक N और उसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे एक N है, इसके साथ ये 1 2 हाइड्रोजन है। और COOH का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर ये एक कार्बन, एक और एक 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो इसमें दरअसल कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों मौजूद हैं। इसलिए अब अगर देखें कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, देखिए ये हाइड्रोजन है, इसमें देखें एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है एक, ये हाइड्रोजन है एक, हाइड्रोजन है एक, हाइड्रोजन है, जहां पे भी हाइड्रोजन होंगे उसके साथ सिर्फ एक बॉन्ड लगेगा। जो ऑक्सीजन होंगे उसके हमेशा 2 होंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें भी एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है।
ये 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। यहाँ पे इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड से कार्बन से, एक बॉन्ड से कार्बन से और दूसरे बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि क्या इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं? What do you say? Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO2 इस तरह से नहीं लिखा जाता। अगर O2 लिखेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। इसलिए के दरअसल कहते हैं O ऑक्सीजन और O ऑक्सीजन, O और ऑक्सीजन और O ऑक्सीजन अलग। अगर हम O2 लिखें तो ये ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो दरअसल ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, ये लिक्विड है, दिस इज नॉट अ गैस, इसलिए हम COOH लिखते हैं। अगर हम देखें क्या नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 पूरी हैं, यानी नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होने चाहिए। देखें ये है नाइट्रोजन, इसमें देखें ये 1, ये 2 और ये 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमने बिल्कुल सही लिखी है। कार्बन को चेक करते हैं कि इसके अंदर 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसलिए कि इसकी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे काउंट करें, एक R के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा नाइट्रोजन के साथ, चौथा दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरा कार्बन है। इस तरीके से क्या इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं? 1 सही या नहीं, ये 2, सही। ये 3, ये 4। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही लिखा है, वरना फॉर्मूला स्ट्रक्चर गलत है। इस कार्बन को देखते हैं, क्या इसकी 4 वैलेंसी पूरी हैं? ये 1, ये 2 और यहाँ पर भी ये 2 हैं। तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 इसकी पूरी है। ऑक्सीजन की देखें तो 2 पूरी हैं, तो इस ऑक्सीजन की 2 तो एक साथ ही लगी हुई है पूरी, इस ऑक्सीजन की एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। इस तरीके से हर एक की वैलेंसी पूरी है। इसका मतलब है हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया। तो दरअसल कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इनके बने हुए बिल्डिंग होते हैं। ब्लॉक होते हैं, जिस चीज के ये बने हुए हैं। जिस तरीके से हम कहें कि बर्तन किसी चीज का है, लोहे का बना हुआ है, तो इस तरीके से प्रोटीन किस चीज की बनी होती है? अमाइनो एसिड की। इन्हीं अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनी होती है। इसमें अब ये है कि ये आर क्या चीज है, व्हाट इज आर? आर का राज है कि आर रेडिकल को कहते हैं, आर रेडिकल को कहते हैं। और हर प्रोटीन अमाइनो एसिड में ये आर चेंज हो जाता है। ये देखें, ये है एग्जाम्पल के प्रोटीन्स जो हैं वो किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल जो मैंने तस्वीरें आपके लिए जमा की हैं ताकि आपको दिखाए जाएं कि इन इन चीज़ में है। देखिए यहाँ पे ये किस चीज़ की तस्वीर है? पल्सेस यानी दालें। कहते हैं 1 कप जो दाल होती है उससे 9 ग्राम प्रोटीन हासिल होती है। दूसरे लफ्जों में 18%। मिल्क जो है इसमें भी प्रोटीन है, दूध है, ये दूध में जो प्रोटीन है उसका नाम कैसिनोजिन है। इसी तरीके से बालों में प्रोटीन है, बालों की प्रोटीन का नाम केराटिन है। इसी वजह से आपने कुछ ऐड देखे होंगे, एक जो है वो शैम्पू का ऐड आता है केराटिन कंडीशनर के साथ। ये केराटिन क्या चीज है? ये बालों की प्रोटीन का नाम है। यहाँ पे नाखून बने हुए हैं, नाखून में भी केराटिन ही होता है। हमारी जो स्किन है, देखिए जेल बनाई गई, जेल के देखिए ये दो जो हैं ये बाल भी दिखाए गए हैं, ये जेल की तहें हैं, ये पसीने वाले गुदूद जिनको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, इसमें भी प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन को इलास्टिन कहते हैं। इलास्टिन बिल्कुल इलास्टिक, इस वजह से कि अगर हम हाथ को दबाएं तो ये दब जाते हैं, इसलिए कि इलास्टिक होते हैं। इसकी जो प्रोटीन है उसका नाम ही हमने इलास्टिन रख दिया। इसी तरीके से जो हमारे मसल्स हैं, जो बॉडी बिल्डर मसल्स डेवलप करते हैं, ये भी प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन का नाम है एक्टिन। Pectin. एक्टिन किस चीज का नाम है? वो प्रोटीन जो हमारे मसल्स में होती है। इसमें होती है मसल्स में। That's me. क्या अंडे में भी प्रोटीन होती है? यस। जो अंडे की सफेदी होती है वो एक प्रोटीन की बनी हुई है और प्रोटीन का नाम एल्ब्यूमिन है। जर्दी अलग है और सफेदी अलग है। ये जो एग वाइट होता है इसे हम अंडे की सफेदी कहते हैं और इसमें एक खास प्रोटीन है जिसका नाम एल्ब्यूमिन है। और इसी तरीके से जो मीट है, मीट यानी गोश्त है, इसमें भी ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन का नाम मायोसिन है। तो मुख्तलिफ प्रोटीन्स के मुख्तलिफ नाम हैं।
मुख्तलिफ प्रोटीन्स के मुख्तलिफ नाम हैं। सर पेप्सिन कहाँ होती है? पेप्सिन एंजाइम का नाम है, ये स्टमक में होता है और ये प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। किसको? प्रोटीन को। तो अगर हम दालें खाएं तो पेप्सिन काम करेगा। बाल अगर किसी के चले जाएं तो ये इतनी आसानी से तो डाइजेस्ट नहीं होते, नेल भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। स्किन है, या हमारे मसल्स हैं, गोश्त है, अंडा है, ये सब के सब प्रोटीन हैं और ये पेप्सिन से डाइजेस्ट होते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है जिसके सर। बारे में हम तफसीलात पढ़ेंगे। सर ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आता है पेपर में? जी, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आता है पेपर में, इसलिए कि वो चीज़ें जो हमारी बुक में दी गई हैं वो एग्जाम में आती हैं। और अगर आपको हो सकता है ये बहुत मुश्किल लग रहा हो, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ये जो जनरल फॉर्मूला है ये मैंने लिखा है कि यहाँ पे देखें, इस कार्बन के साथ R, यहाँ पे H, यहाँ पे N के साथ 2 H लगे हुए हैं। ये जो N के साथ 2 H होते हैं इसी को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, NH2 अमाइनो ग्रुप। और इसी तरीके से यहाँ पे COOH हैं, इसी को हम कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसमें चूंकि अमाइनो ग्रुप और कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, इस वजह से हम इनको अमाइनो एसिड कहते हैं, शॉर्ट में ए का मतलब अमाइनो और ए का मतलब होता है एसिड। का मतलब होता है अमाइनो, ए का मतलब होता है एसिड। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है। व्हाट इज रेडिकल? आहा, आपने इतनी जल्दी सवाल कर लिया, आपको जंपिंग की ज्यादा आदत पड़ गई है। यू शुड नॉट जंप। आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये आर क्या चीज है। व्हाट इज दिस आर? आर जो है वो क्या चीज है? आर दरअसल एक रेडिकल है और आर की वजह से ही प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का नाम होता है। सही, इसका नाम अमाइनो एसिड का। कहते हैं कि अगर इस R की जगह H आ जाए, तो जो अमाइनो एसिड होगा उसका नाम ग्लाइसीन होगा। अगर R की जगह H आ जाए तो जो अमाइनो एसिड बनेगा उसका नाम ग्लाइसीन होगा। अगर इस R की जगह CH2OH आ जाए, तो इससे जो अमाइनो एसिड होगा उसका नाम सिरीन होगा, सिरीन। अगर इस R की जगह CH3 आ जाए तो इससे जो अमाइनो एसिड बनेगा उसका नाम एलेनिन होगा। सिर्फ ये 3 अमाइनो एसिड हैं जिनके नाम और जिनके स्ट्रक्चर हमारी बुक में दिए हुए हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से फॉर्मूला लिखकर आपसे पूछा जाएगा ये किसका फॉर्मूला है? ग्लाइसिन का है, सिरीन का है, एलेनिन का है। ग्लाइसिन का है, सिरीन का है, एलेनिन का है। बस सिर्फ ये 3 अमाइनो एसिड आपने याद रखने हैं। उसमें देखें अमाइनो एसिड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। यहाँ पे C के साथ H रहेगा, NH2 रहेगा, COOH रहेगा, NH2 रहेगा, COOH रहेगा और C के साथ H होगा। सही, सिर्फ R चेंज होगा। R सिर्फ क्या होगा? R चेंज होगा। अब हम इस R को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, इस R को चेंज करके देखते हैं फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ा। फॉर्मूले में ये फर्क पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अमाइनो ग्रुप सेम रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे अमाइनो ग्रुप सेम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम, अमाइनो ग्रुप सेम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम, अमाइनो ग्रुप सेम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम। और दूसरी बात कि ये दरमियान वाला हाइड्रोजन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन। सिर्फ हमने क्या किया, इस R को चेंज किया। R की जगह H लगा दें। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो R यहाँ पे नीचे लगा हुआ था, ये नीचे R, इसकी जगह मैंने H लगा दिया। इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम है ग्लाइसीन, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। इसे हम सिंपलेस्ट, जैसे मैंने पूछा था इसे सिंपलेस्ट क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज, यानी सिर्फ हाइड्रोजन का एक एटम होता है। सिर्फ एक चीज यानी हाइड्रोजन का एक एटम होता है, इसलिए हम इसको सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर इसमें H के साथ CH2OH लगा दिया जाए, CH2OH, तो ये अमाइनो एसिड बन जाएगा सेरीन। ये अमाइनो एसिड बन जाएगा सेरीन।
और अगर देखें इसी H को चेंज करके CH3 लगा दिया जाए तो इससे जो अमीनो एसिड बनेगा उसका नाम होगा एलेनीन। जो अमीनो एसिड बनेगा उसका नाम होगा एलेनीन। क्या आपको ये तीनों फर्क समझ आ गए? सिर्फ और सिर्फ यस आर का सर। फर्क है कि आर की जगह अगर हम H लगा दें तो ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 लगा दें तो एलेनीन बन जाएगा, CH2OH लगा दें तो सेरीन बन जाएगा। तो 3 अमीनो एसिड के नाम। सर जी सी के साथ O का डबल बॉन्ड ही सिंगल होता है। कहाँ सिंगल है सर? डबल है। देखें सी के साथ देखें O है डबल बॉन्ड, OH के साथ सिंगल है। OH के साथ सिंगल इसलिए कि O का एक बॉन्ड H के साथ, दूसरा कार्बन के साथ, इस तरीके से ये है। ठीक है या नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर हैं सब के सब ये कहलाते हैं कौन से स्ट्रक्चर? इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इसलिए याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं और आपको पता होने चाहिए। अमाइनो एसिड की तादाद 20 है, जो नॉर्मल अमाइनो एसिड है उनकी तादाद 20 है। शुक्र करें ये 20 अमाइनो एसिड आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ 3 हैं। और 3 में फर्क क्या है? सिर्फ आर का, कि आर के साथ की बजाय H लगा दें, इसी आर की बजाय CH2OH लगा दें, इसी आर की बजाय CH3 लगा दें, तो अमाइनो एसिड के नाम चेंज हो जाते हैं। क्या करें? यहाँ से इसे हटाएं, H लगा दें, ग्लाइसिन बन जाएगा। इसे हाइड्रोजन को हटाएं, CH2OH लगा दें, CH2OH लगा दें, क्या बन जाएगा? सेरीन बन जाएगा। इसको हटाएं, यहाँ पे CH3 लगा दें, क्या बन जाएगा? नहीं नहीं। एलेनीन बन जाएगा। एलेनीन क्या है? अमाइनो एसिड का नाम। ग्लाइसिन क्या है? अमाइनो एसिड का नाम। सेरीन क्या है? अमाइनो एसिड का नाम। सही या नहीं? तो बच्चे कहते हैं सही। ये सही है सर। इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा? ये इतने फॉर्मूले नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। इतने फॉर्मूले नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले में सिर्फ H चेंज कर दो, CH3 लगा दो, CH2OH लगा दो, बस यही तो है। सारी फनकारी इसी में खत्म हो जाती है। एग्जाम में आए कि अमाइनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला क्या है? जर्नल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमने स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया है। सही या नहीं? सही। यस सर। तो दरअसल कहते हैं जो हम प्रोटीन है, चाहे वो गोश्त है, चाहे अंडा है, चाहे वो मछली है, चाहे हमारे बाल हैं या नाखून है या हमारी स्किन है या हमारे मसल्स हैं, और ये सब के सब प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं? अमाइनो एसिड के बने होते हैं। अगर हम कहें कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कौन कौन से एटम हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखें क्या ये वाकई अमाइनो एसिड में मौजूद है या नहीं। हमने ये पढ़ा था कि इसमें कार्बन होता है, देखें कार्बन है। हमने पढ़ा था इसमें हाइड्रोजन होता है, देखें हाइड्रोजन है।